अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स के साथ जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखना स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को आपस में प्लस करते हैं तो उससे हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। तो एमसीक्यूज में हम उस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को मालूम करते हैं और इसके साथ साथ हम उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को मालूम करते हैं। इसके साथ साथ कभी कभार हम कंपोनेंट्स को भी मालूम करते हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम जितने भी एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसमें हम ज्यादातर ये मालूम करेंगे कि अगर गिवन में हमारे पास दो वेक्टर्स हो तो उससे हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है तो उसकी मैग्नीट्यूड को हम किस तरह से मालूम करेंगे। तो कुछ डिफरेंट कंडीशन, कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ रिलेटेड एमसीक्यूज मैंने लेके आया है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनमें से हम 5 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और उन 5 एमसीक्यूज के साथ रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है तो इंशाल्लाह उसी को भी फिर आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर सकोगे। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज का स्टेटमेंट क्या है? The vector sum of the forces of 10 Newton and 6 Newton can be option A 2 Newton, B 8 Newton, C 18 Newton, D 20 Newton। तो स्टेटमेंट का मतलब ये क्या है? याद रखना स्टूडेंट, जब भी आप लोगों ने एमसीक्यूज को सॉल्व करना हो तो एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले स्टेटमेंट का समझना इंतहाई जरूरी है। यानी सबसे पहले आप लोगों ने स्टेटमेंट को समझना होगा, ठीक है। जैसे ही आप लोग एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को समझ जाओगे तो आप लोग यूं समझ सकते हो कि आप लोगों ने 80 से लेकर 90% एमसीक्यूज को सॉल्व कर दिया है। यानी स्टेटमेंट को समझना इंतहाई जरूरी है। तो आप लोगों ने स्टेटमेंट को डिटेल के साथ समझना होगा क्योंकि उसी के बेस पर ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है इसी स्टेटमेंट का? इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, यानी दो फोर्सेस है। एक फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो 10 न्यूटन है, दूसरे फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास है 6 न्यूटन। स्टेटमेंट में उन्होंने जनरली कहा है कि इन दोनों वेक्टर्स का सम क्या हो सकता है, यानी स्पेसिफिकली उन्होंने एंगल के बारे में नहीं बताया है। जनरली उन्होंने कहा है कि इन दोनों वेक्टर्स का सम क्या हो सकता है, इसको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो याद रखना स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर में भी मैंने आप लोग को बता दिया था कि जब जनरली बात की गई हो दो वेक्टर्स के बारे में और उसके रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि उन दोनों वेक्टर से हमें रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कब मैक्सिमम मिल सकती है, जब वो दोनों वेक्टर्स डायरेक्शन में सेम हो। यानी उन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एंगल अगर हमारे पास 0 हो तो इस केस में हमें रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। तो ये अब हमारे पास क्या है, एक मैक्सिमम रेंज है। अब मिनिमम रेंज क्या हो सकती है इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को इससे पहले लेक्चर में बताया था कि अगर दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी एंटी पैरेलल हो, या आप लोग कह सकते हो कि दो वेक्टर्स के बिटवीन अगर एंगल 180 डिग्री हो तो इस दौरान उन दोनों वेक्टर से हमें रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड मिलेगी वो हमारे पास क्या होगी, मिनिमम होगी। तो जनरली अब हमें इतना पता है कि मिनिमम रेंज क्या हो सकता है एंड मैक्सिमम रेंज क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स का सम क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। याद रखना स्टूडेंट, अगर हम मैक्सिमम रेंज की बात करें तो हमें पता है, इससे पहले हमने इसको डिस्कस किया था, मैक्सिमम मीन जब एंगल दोनों के बिटवीन सेम हो तो आप लोगों ने अगर रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकालना हो तो सिंपली उन दोनों वेक्टर्स को आप लोगों ने क्या करना होगा, प्लस करना होगा। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो फोर्सेस है, एक 10 न्यूटन है और एक 6 न्यूटन है। तो ये एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरे फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैक्सिमम के लिए हमने इन दोनों को प्लस किया, यानी 10 के साथ जब हमने 6 को प्लस किया, इससे हमें रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैक्सिमम वैल्यू मिली वो हमारे पास क्या मिली, 16 न्यूटन। इसके साथ साथ मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो मिनिमम मींस कि अगर दोनों वेक्टर्स के बिटवीन हमारे पास एंगल क्या हो, 180 डिग्री हो, यानी वन अपोजिट हो, तो इस केस में आप लोगों ने क्या करना होगा, माइनस करना होगा। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था। तो मिनिमम वैल्यू के लिए तरीका क्या है, आप लोगों ने एक वेक्टर से दूसरे को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो मैंने 10 से 6 को जब माइनस किया तो इससे हमें
रिजल्टेंट वेक्टर की जो मिनिमम वैल्यू मिली वो किसके बराबर आई, 4 न्यूटन की। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इन दोनों वेक्टर्स को आपस में प्लस करते हैं तो इससे हमें मिनिमम वैल्यू 4 न्यूटन मिल सकती है और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 16 न्यूटन मिल सकती है। यानी 16 न्यूटन से ज्यादा नहीं मिल सकती एंड 4 न्यूटन से कम भी नहीं मिल सकती। तो हमें जो भी वैल्यू रिजल्टेंट वेक्टर की मिलेगी वो तो या 4 न्यूटन के बराबर होगी या 4 न्यूटन से ज्यादा होगी या 16 न्यूटन के बराबर होगी या 16 न्यूटन से कम होगी, लेकिन 16 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकती एंड 4 न्यूटन से कम नहीं हो सकती। 4 के अलावा 5 न्यूटन हो सकती है, 6 न्यूटन हो सकती है, 10 न्यूटन हो सकती है, 15 न्यूटन हो सकती है, 16 न्यूटन हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब अगर हम यहाँ पर स्टेटमेंट में देखें यानी ऑप्शन में अगर हम देखें तो जब हम रेंज के हिसाब से देखें और अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को आपस में प्लस करें तो हमें 2 नहीं मिल सकता, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा जो मिनिमम रेंज है वो हमारे पास कितना है, वो 4 न्यूटन है। तो 4 न्यूटन से कम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम बी ऑप्शन को देखें 8 न्यूटन, तो जो बी है ये 16 और 4 के बिटवीन में आ रहा है, यानी 4 से आगे 5, 6, 7, 8, 16 तक वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 न्यूटन पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर हम सी ऑप्शन को देखें 18, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास रेंज है वो क्या है, 4 से लेकर 16 तक। तो 16 से आगे पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या है, पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर हम 20 को देखें तो ये भी 16 से ज्यादा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 8 न्यूटन। उम्मीद करता हूं कि आप इस एमसीक्यूज को समझ चुके होंगे। बास औकात इसके उलट भी आ सकता है, यानी आप लोगों से पूछा जा सकता है, इससे आप लोग दूसरे एमसीक्यूज को भी सॉल्व कर सकते हो। यानी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मिसाल के तौर पर यही दो वेक्टर्स है, एक हमारे पास 10 न्यूटन है, दूसरे की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 6 न्यूटन है। तो बताइए इन दोनों का सम कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता। यहाँ पर तो लिखा है कि कौन सा पॉसिबल हो सकता है, वहां पर स्टेटमेंट में लिखा गया होगा कि कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता, तो फिर आप लोगों ने उसी को ढूंढना होगा। मिसाल के तौर पर उस केस में फिर हमारे पास पॉसिबल नहीं हो सकता का कंडीशन हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास 2 न्यूटन है, दूसरा हमारे पास 8 न्यूटन हो। यहाँ पर 18 की बजाय अगर 7 न्यूटन हो, 20 की बजाय अगर हमारे पास 16 न्यूटन हो, तो फिर 8, 16 और साथ में यहाँ पर जो 7 है या 9 न्यूटन है या 10 न्यूटन है वो सारे पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन फिर ये वाला हमारे पास पॉसिबल नहीं हो सकता। उस केस में आप लोग के पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा फिर वो आप लोग के पास क्या होगा, 2 न्यूटन होगा। तो इस तरह से बहुत सारे एमसीक्यूज इस स्टेटमेंट पर आ सकते हैं, वैल्यू को वो चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर इस केस में किसके बराबर होगा, 16 के बराबर होगा एंड 16 से कम होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और इसका मतलब क्या है कि रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो 4 के बराबर होगी और 4 से ज्यादा होगी, इससे कम नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं कि आप इस एमसीक्यूज को समझ चुके होंगे। इनिशियली मैं थोड़ा डिटेल के साथ जाता हूं, मैं थोड़ा डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग थोड़ी कुछ चीजों को समझ जाए बेस से, फिर आगे चलने में आप लोग के लिए आसानी होगी। अब डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 को। अब ये इंतहाई आसान होगा अगर आप लोगों ने इसको समझ चुका होगा। अगर आप लोग इसको समझ चुके होंगे या इससे पहले लेक्चर को समझ चुके होंगे तो आप आसानी के साथ एमसीक्यूज नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 का स्टेटमेंट क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पी एंड क्यू। यहां पर उन्होंने क्या लिखा है कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर का नाम पी है और दूसरे वेक्टर का नाम उन्होंने क्यों रखा है। तो इन दोनों वेक्टर्स की रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जनरली उन्होंने बात की है। यहाँ पर अब उन्होंने वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं कहा गया है, उन्होंने जनरली बात की है कि हमारे पास एक वेक्टर पी है और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्यों है। अगर इससे हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है तो उस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब हो सकती है, किस कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है, उसको हमने क्या करना है, ढूंढना है। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, पी प्लस क्यू, बी हमारे पास क्या है, पी माइनस क्यू, सी हमारे पास क्या है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, डी हमारे पास क्या है, अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस
क्यों स्क्वायर? तो याद रखना स्टूडेंट, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जब भी रिजल्टेंट वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू के बारे में पूछा जाए तो आप लोगों को डायरेक्टली पता होना चाहिए कि इस दौरान वो दोनों वेक्टर्स डायरेक्शन में क्या होंगे, सेम होंगे, या उन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो इस केस में आप लोगों ने अगर रिजल्टेंट वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू को निकालना है, सिंपली आप लोगों ने उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। वही आप लोगों के पास रिजल्टेंट वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू होगी। सॉल्यूशन क्या होगी, हमें पता है रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, p प्लस क्यू, यानी उन दोनों वेक्टर्स को आप लोगों ने सिंपली क्या करना होगा, प्लस करना होगा। और मिनिमम किसके बराबर है, p माइनस क्यू। तो इस केस में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो नंबर ए होगा, यानी p प्लस क्यू। अब इस एमसीक्यूज के साथ रिलेटेड दूसरा एमसीक्यूज किस तरह से आ सकता है, इन स्टेटमेंट को वो उल्टा कर सकते हैं। यहां पर उन्होंने मैक्सिमम के बारे में कहा गया है, अगर मैक्सिमम की बजाय उन्होंने यहां पर किसके बारे में कहा गया हो, मिनिमम के बारे में कहा गया हो, तो फिर आप लोगों ने क्या करना होगा। याद रखना स्टूडेंट, मिनिमम के बारे में मैं बता चुका हूं, अब आप लोग इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकोगे कि जब दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एंगल क्या हो, 180 डिग्री हो, या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, या एंटी पैरेलल हो, तो इस दौरान रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड हमें मिलेगी वो मिनिमम मिलेगी। और इस कंडीशन में आप लोगों ने उन दोनों वेक्टर्स को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, यानी एक वेक्टर से दूसरे को आप लोगों ने क्या करना होगा, माइनस करना होगा। सिंपली अगर आप लोगों ने मैग्नीट्यूड को निकालना है तो जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज्यादा है उससे आप लोगों ने स्मॉल वेक्टर की मैग्नीट्यूड को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो आप लोग के पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम मिलेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मिनिमम के बारे में कहा गया हो तो फिर आप लोगों के पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, p माइनस क्यू। तो इससे आप लोग का जो दूसरा एमसीक्यूज है वो भी कवर हो चुका है। अब डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज नंबर 3 को। स्टेटमेंट क्या है, एमसीक्यूज नंबर 3 का स्टेटमेंट क्या है। If three vectors a, b and c are 12, 5 and 13 and magnitude such that c is equal to a plus b, then the angle between a and b is what? स्टेटमेंट का मतलब ये है, मैं फिर से कह रहा हूं कि एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि आप लोग सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझे। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास तीन वेक्टर्स है, एक वेक्टर का नाम उन्होंने ए रखा है, दूसरे वेक्टर का नाम उन्होंने बी रखा है, तीसरे वेक्टर का नाम उन्होंने सी रखा है। ये फोर्सेस भी हो सकते हैं, ये हमारे पास वेलोसिटी भी हो सकते हैं, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जनरली कहा है कि हमारे पास तीन वेक्टर्स है और उन वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है, यानी ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 12 है, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 5 है, एंड सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास कितनी है, वो है 13। क्लियर। अब अगर हम ए को बी के साथ प्लस करें तो इससे हमें सी वेक्टर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 12 को 5 के साथ ऐड करेंगे तो इससे हमें सी वेक्टर मिलेगा जिसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगी, 13 के। तो बताइए ए और बी, यानी इस ए और बी वेक्टर्स के बिटवीन एंगल क्या हो सकती है, हमने उस एंगल को क्या करना है, मालूम करना है। ऑप्शन में हमारे पास क्या है, ए में हमारे पास 60 डिग्री है, बी में 90 डिग्री है, सी में 120 डिग्री है, एंड डी में हमारे पास क्या है, नन ऑफ दिस। याद रखना स्टूडेंट, इस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने इस शॉर्टकट को याद करना होगा। मैं इससे पहले लेक्चर में इसके बारे में डिटेल के साथ बता चुका हूं, इसका प्रूफ है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जस्ट आप लोगों ने इसको याद रखना होगा। इसी फार्मूले के बेस पर आप लोग आसानी के साथ डायरेक्शन को भी एंड रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को भी निकाल सकते हो। मैंने इससे पहले लेक्चर में लिखा था कि अगर मिसाल के तौर पर हमने दो वेक्टर्स को आपस में प्लस करना हो, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तो इसका फार्मूला ये होगा और इससे हमें जो नेट वेक्टर मिलेगी उसको हमने रिजल्टेंट वेक्टर कहा था, आर से हमने रिप्रेजेंट किया था। लेकिन सिंबॉलिकली उन्होंने रिजल्टेंट वेक्टर को यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट किया है, सी से रिप्रेजेंट किया है, यानी आर यहाँ पर किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। तो सी किसके बराबर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब करना क्या है, हमने चूंकि एंगल को निकालना है तो किसी न किसी तरीके से हमने अंडर रूट को खत्म करना होगा। तो अगर हम दोनों साइड पर स्क्वायर ले तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, अगर इस साइड पर हम स्क्वायर लेंगे तो
तो अंडर रूट स्क्वायर को कैंसिल करेगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, ए की वैल्यू, साथ में बी की वैल्यू, यहाँ पर भी ए बी की वैल्यू आप लोगों ने पुट करनी है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उन्होंने स्टेटमेंट में दिया है। 13 का अगर हम स्क्वायर लेंगे 169, 12 का अगर हम स्क्वायर लेंगे 144, 5 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो 25 प्लस 2, 13 एंड 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें इससे हमें 130 मिल जाएगा, cos थीटा अपनी जगह पर। अब मैंने 25 को 144 के साथ क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, तो इससे हमें क्या मिलेगा 169, 169 अपनी जगह पर, इससे हमारे पास 169 मिल चुका है एंड 130 cos थीटा अपनी जगह पर। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, 169 को इस साइड लेके आना होगा और ये अपनी जगह पर यहाँ पर रह जाएगा। 169 से अगर हम 169 को माइनस करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, इज इक्वल टू 130 cos थीटा। अब करना क्या है, क्योंकि हमने एंगल को निकालना है, ये आसान है इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल के साथ किया ताकि आप लोग मेरे साथ चलना स्टार्ट करें। आगे फिर इसको हम डायरेक्ट करेंगे, सिर्फ फार्मूले को यूज करेंगे, बाकी खुद प्रैक्टिस किया करें क्योंकि वहां पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो जितना आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग के लिए टेस्ट में फिर आसानी होगा। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, 130 को आप लोगों ने बुथ साइड डिवाइड करना होगा, तो cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 130। अगर 0 को हम 130 पर डिवाइड करेंगे तो जाहिर बात है इससे हमें 0 ही मिलेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि cos थीटा इज इक्वल टू 0। याद रखना स्टूडेंट, आप लोगों को cos थीटा के वैल्यू याद होने चाहिए कि cos 0 हमें क्या वैल्यू देती है, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cos 90 डिग्री। क्योंकि वहां पर आप लोगों के लिए कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो इनके वैल्यूज आप लोगों को याद होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें cos थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, हमें पता है कि अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री होती तो cos 0 डिग्री हमारे पास बराबर होता है 1 के, तो 0 डिग्री तो ठीक नहीं है। अगर हम देखें, अगर थीटा की जगह पर हम 90 पुट करें तो cos 90 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो हमें ये पता है कि अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर हो तो cos 90 हमें 0 की वैल्यू देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थीटा है, ये जो एंगल है, ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो, यानी cos को बोथ साइड डिवाइड करके थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0, तो ये किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन आप लोगों ने इसको डायरेक्टली याद करना होगा, किस तरह से, मैं फिर से बता रहा हूं, cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा हमें 0 वैल्यू कब देती है, जब एंगल हमारे पास क्या हो, 90 डिग्री हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो थीटा है, ये जो एंगल है, ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। तो इसमें से जो हमारे पास अब करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमने ए के साथ बी को प्लस किया और इससे हमें जो सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड मिल गई वो 13 मिल गई, तो यहाँ पर ए और बी के बिटवीन जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि मिसाल के तौर पर ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है। ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 12 है, बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या है, 5 है। इससे हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है इसका नाम हमने क्या रखा, सी, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 13। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बिटवीन, ए और बी वेक्टर के टेल के बिटवीन, ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है, तो इनके बिटवीन जो एंगल है वो क्या है, वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 90 डिग्री है। उम्मीद करता हूं कि आप इस एमसीक्यूज को समझ चुके होंगे। जब भी दो वेक्टर्स उन्होंने गिवन में दी हो तो आप लोग, और साथ में यहाँ पर उन्होंने रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन में दी हो, तो आप लोग आसानी के साथ इस फार्मूले को, इस तरीके को यूज करके आप उन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल है वो मालूम कर सकते हो। अब इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज नंबर 4। इफ द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज व्हाट, ऑप्शन ए increases, B decreases, C remains unchanged। यहां पर हमारे पास क्या है, remains unchanged, एंड D हमारे पास क्या है, none। अब इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए
जरूरी है कि हम सबसे पहले स्टेटमेंट को समझे। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, अगर उन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एंगल को अगर हम इंक्रीज करें तो वहां पर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या अनचेंज होगी या हमारे पास नन ऑफ दीज होगी। याद रखना स्टूडेंट, इस एमसीक्यूज को आप लोग इन दोनों एमसीक्यूज की स्टेटमेंट की मदद से एंड सॉल्यूशन की मदद से भी समझ सकते हो। किस तरह से, मैंने आप लोग को इससे पहले बता दिया था कि अगर दोनों वेक्टर्स को हमने प्लस करना हो तो इससे हमें रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम मिलेगी वो कब मिलेगी, जब दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो, यानी उनके बिटवीन हमारे पास एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो। अब अगर हम दोबारा देखें कि उन दोनों वेक्टर्स की हमारे पास मिनिमम वैल्यू कब मिल सकती है, अगर हमने उससे रिजल्टेंट वेक्टर लेना हो तो उस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मिनिमम कब मिल सकती है, जब वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी उनके बिटवीन हमारे पास एंगल क्या हो, 180 डिग्री हो। तो यहां पर हमने देखा कि जब एंगल 0 थी, एंगल हमारे पास कम थी, तो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम मिल रही थी। लेकिन जब एंगल को हम इंक्रीज कर रहे हैं 0 से बढ़ा के 1 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री, 180 डिग्री, यानी हम एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम दोनों वेक्टर के टेल्स के बिटवीन एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड हमें मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी, यानी डिक्रीज मिलेगी। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारे पास, डिक्रीज। यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। किस तरह से, इस सॉल्यूशन की मदद से भी हम समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो वेक्टर्स है और उनके बिटवीन हमारे पास एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड हमें मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, एंगल 0 हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलेगी, वो मैक्सिमम मिलेगी। लेकिन अगर हम इस एंगल को बढ़ा रहे, किस तरह से, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ए वेक्टर है, पहले ए और बी वेक्टर के बिटवीन एंगल 0 था, यानी स्मॉल था। अब मैंने एंगल को बढ़ा दिया है, ये अब हमारे पास बी वेक्टर है, मैंने एंगल को कितना कर दिया है, मीन के 0 से बढ़ा के मैंने 70 डिग्री कर दी, फिर उससे मजीद मैंने बढ़ा दी, 90 डिग्री कर दी। तो मैं देख रहा हूं कि जब मैं एंगल को बढ़ा रहा हूं तो रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास डिक्रीज हो रही है। इससे बढ़ा के मैंने एंगल को क्या कर दिया है, ये अब बी वेक्टर है, मैंने एंगल को बढ़ा के 120 डिग्री कर दी। तो फिर से जब मैंने देखा रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास डिक्रीज हो रही है, अगर मैं एंगल को 180 डिग्री कर दूं, यानी एक ये बी वेक्टर है और ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये दोनों अब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी एंगल हमारे पास क्या है, 180 डिग्री है। एंगल को मैंने 0 से बढ़ा के, एंगल को मैंने 0 से बढ़ा के 180 डिग्री तक लेके गया, लेकिन जब मैंने देखा रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास डिक्रीज हो रही है। उम्मीद करता हूं कि आप इस एमसीक्यूज को समझ चुके होंगे। इसके साथ अपोजिट एमसीक्यूज भी आ सकता है, यानी इसके बारे में उल्टा भी पूछा जा सकता है कि इफ द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस डिक्रीजेस, यानी इंक्रीज के बजाय उन्होंने कहा गया हो कि अगर एंगल दो वेक्टर के बिटवीन डिक्रीज हो रहा हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज व्हाट। इन स्टेटमेंट को अगर वो उल्टा करे, इंक्रीज के बजाय वो डिक्रीज के बारे में कहे कि हमारे पास दो वेक्टर्स है और उन वेक्टर्स के बिटवीन एंगल को अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो बताइए रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन्स अनचेंज होगी या नन ऑफ दीज होगी। याद रखना स्टूडेंट, अगर हम एंगल को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, यानी 180 से हम 0 की तरफ लेके आ रहे हैं, अब हम एंगल को 180 से 0 की तरफ लेके जाते हैं, यानी एंगल को अब हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो इस दौरान रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड हमें मिलेगी वो हमारे पास मैक्सिमम मिलेगी। तो इस दौरान हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा फिर वो क्या होगा, इंक्रीजेस। यानी अगर हम एंगल को डिक्रीज से इंक्रीज की तरफ लेके जाते हैं तो मैग्नीट्यूड हमारे पास इंक्रीज होगी, लेकिन अगर हम एंगल को 0 से यानी डिक्रीज से इंक्रीज की तरफ लेके जाते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। उम्मीद करता हूं कि आप इस एमसीक्यूज को भी समझ चुके होंगे। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 को। द मैग्नीट्यूड ऑफ आई केप प्लस जे केप प्लस के केप इज व्हाट। ऑप्शन ए 6, बी 3, सी 1 एंड डी हमारे पास क्या है, अंडर रूट 3।
इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेक्टर ए है और उन्होंने स्टेटमेंट में उस ए वेक्टर्स की कंपोनेंट्स हमें गिवन में दिए हैं, यानी उस ए वेक्टर का हमें एक्स कंपोनेंट भी गिवन में दिया है, वाई कंपोनेंट भी गिवन में दिया है और साथ में जेड कंपोनेंट भी गिवन में दिया है। तो उन कंपोनेंट से हम किस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकाल सकेंगे? तो ये अब हमारे पास क्या है, तीन कंपोनेंट्स है, एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई है और एक हमारे पास क्या है, जेड कंपोनेंट है, यानी तीन कंपोनेंट्स उन्होंने गिवन में दिए हैं। सॉल्यूशन, वी नो दैट, आप लोगों को ये इक्वेशन याद होना चाहिए। इससे पहले हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड में हम पढ़ चुके थे कि अगर दो कंपोनेंट्स हो तो फिर हम ए एक्स प्लस ए वाई को यूज करेंगे, अगर तीन कंपोनेंट्स हो तो फिर अंडर रूट ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड को यूज करेंगे। अब यहां पर अगर हम देखें आई केप का मतलब क्या है, सिंपल, अगर आई केप लिखा हो तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास यहाँ पर 1 है, यानी एक्स कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या है, 1 है। तो एक्स की जगह पर आप लोगों ने 1 को पुट करना होगा। प्लस जे केप का मतलब क्या है कि इसकी भी मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 है, तो ए वाई की जगह पर भी आप लोगों ने 1 को पुट करना होगा। प्लस के केप का मतलब क्या है कि इसकी भी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, 1, तो ए जेड की जगह पर भी आप लोगों ने जो मैग्नीट्यूड को पुट करना होगा वो 1 को पुट करना होगा। तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट 3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर के हमारे पास ये हो, यानी कंपोनेंट्स के फॉर्म में उन्होंने मैग्नीट्यूड गिवन में दिया हो और उस वेक्टर का नाम मैंने ए रखा, तो उस ए वेक्टर की, उस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगी, अंडर रूट 3। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डी, यानी अंडर रूट 3। इसके अलावा इस पर और भी काफी सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया होगा 2i केप, 5j केप, 3k केप, यानी 1 की बजाय कुछ और वैल्यूज भी गिवन में दे सकते हैं। और आप लोगों से बिल्कुल इसी तरह से पूछा जा सकता है कि इससे हमें जो मैग्नीट्यूड मिलेगा, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो आप लोगों ने इसी फार्मूले को यूज करना होगा। यहाँ पर जो भी मैग्नीट्यूड्स होंगे उनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट करने होंगे और सॉल्व करके आप आसानी के साथ उस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग इन एमसीक्यूज को समझ चुके होंगे। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ या एडिशन ऑफ वेक्टर्स के साथ जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज थे उनको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की। इंशाल्लाह इसके बाद इस तरह के स्टेटमेंट के साथ जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे उनको आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर सकोगे। इसके अलावा एडिशन ऑफ वेक्टर्स के साथ साथ में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के साथ, इसके साथ साथ जो डायरेक्शन है उस पर मैं मजीद एमसीक्यूज भी सॉल्व करूंगा। तो जितने भी एडिशन ऑफ वेक्टर्स के साथ रिलेटेड एमसीक्यूज है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं हर तरह के एमसीक्यूज को उसके साथ जितने भी रिलेटेड है उसको सॉल्व कर सकूं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।